हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यह आपके क्लास 11th में भी चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर का एडवांस आपके कंपटीशन में, जैसे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT जे मेंस एंड एडवांस, इवन CSIR नेट, उस लेवल पर मेन ग्रुप्स के अंदर ये चैप्टर है। तो ये बहुत सेलेक्टिव चैप्टर है। इसके हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री चीज़ें, छोटी छोटी बातों सब कुछ बारीकी से पढ़ते चलेंगे और उनके नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि एडवांस लेवल पर इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम हम उसका आसानी से हल कर सके। ओके। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें सबसे बेसिक सी बात समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और किसी अनदर एटम के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, और जो उनके बीच जो कनेक्शन जो होता है वो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, जिसके बिहाफ पर वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होगा, किसी डैश वगैरह से, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हम बात करें HCl एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो ये जब जुड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन क्लोरीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉन्ड के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। यानी एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो उनकी कंबाइन स्टेट होती है वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होता है, जैसे हमने HCl का एक एग्जाम्पल लिया। इज इट क्लियर? ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था। अच्छा, अब इसका हम कारण देखते हैं कि इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये। एक्चुअल में जो एटम्स या हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो लो एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं। स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए लो एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं। और लो एनर्जी में जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो उनकी स्टेट परमानेंट होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ फोर्सली अटैच्ड रहते हैं। फोर्सली क्या अटैच रहते हैं, और जो फोर्सली अट्रैक्शन होता है उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस बात की जो संकल्पना थी, या इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, वो किया गया था इन 1916 में। जो साइंटिस्ट थे हमारे लुईस तथा कोसेल, 1960, लुईस एंड कोसेल, इस साइंटिस्ट ने एक संकल्पना दी थी, अपने एक कंसेप्ट दिया था। जो कंसेप्ट था उसको बोलते थे केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट। और उसी कंसेप्ट का नाम बाद में पड़ा गया ऑक्टेट रूल। तो इन साइंटिस्ट ने जो केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग अपना एक आइडिया दिया था, उस आइडिया को नाम दिया गया था क्या, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। तो इस ऑक्टेट रूल के बिहाफ पर किसी केमिकल बॉन्डिंग को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको एक एक स्टेप्स को आप ध्यान से समझते जाना। जो जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट रखे, जीरो ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रखे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये रखे। इनके अंदर जो हीलियम होता है हमारा, ये हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये जीरो ग्रुप में रखे। इनके अंदर जो हीलियम होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। और बाकी सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम ही एक पृथ्वी पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सेटिस्फाइड स्टेट रहती है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं हीलियम। बाकी सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये सेटिस्फाइड रहते हैं। इन्हें किसी के साथ
कोई केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेटिस्फाइड रहते हैं और स्टेबल स्टेट रहती है। तो इनके अलावा जो अदर एलिमेंट हमारी केमिस्ट्री में, वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, यानी उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अचीव करने के लिए वो कहीं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और कहीं पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर बात? तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करना या एक्सेप्ट करना या ट्रांसफर करना, उस सब प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू ये क्या अचीव कर लेते हैं, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। और जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव करते हैं तो ये अपनी एक स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, और जो स्टेबल स्टेट होती है वो परमानेंट होती है। और उस स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा या शेयरिंग होगा या ट्रांसफ़र होगा, उस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ आ रही ना? केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स अपनी लो एनर्जी स्टेट या स्टेबल स्टेट को अचीव करना चाहते हैं, और उसके अचीवमेंट के लिए उनको इलेक्ट्रॉन को क्या करना रहता है, डोनेट करना रहता है या एक्सेप्ट करना रहता है। तो उसको डोनेट करने के, एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर लेते हैं। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वो अपने वैलेंस शेल में मेंटेन कर ले रहते हैं, तो ये एक स्टेबल स्टेट होती है और स्टेबल स्टेट ही अचीव करना चाहते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्टेट रूल भी। ऑक्टेट रूल का मतलब अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मेंटेन करना, उनको 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात? तो ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, 1916 में लुईस एंड कोर्सेन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और इन्होंने इस ऑक्टेट रूल को भी डिफाइन किया था। ऑक्टेट रूल के बिहाफ पर हम केमिकल बॉन्डिंग को आसानी से क्लियर कर पाते हैं। अब इसका हम एक एक का उदाहरण लेते ही चलेंगे और क्लियर होता जाएगा हमारा कंसेप्ट। मान लिया जैसे क्लोरीन एटम, Cl2 एटम, तो यहाँ पर ये क्लोरीन एटम इस तरह से, अब क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है, 17, यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 287 रहते हैं। कितने रहते हैं, 287, यानी 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास प्रेजेंट रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ही रहे, 3 4 5 6 7। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये यदि अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले कहीं से, तो ये इसकी जो क्लोरीन एटम होगा ये सेटिस्फाइड होगा। इसी प्रकार ये क्लोरीन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने नेबर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इस तरह की सिचुएशन कैसे बनती है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने नेबरिंग एटम से क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। और जिस क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो इलेक्ट्रॉन इनके बीच शेयरिंग हो जाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इससे वो एक्सेप्ट ले लिया, रिटर्न कर लिया। तो इनके बीच 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, शेयरिंग हुई। तो यानी क्लोरीन इस तरह से एक इस सिंबल के थ्रू क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और इस सिंबल को ही बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसी सिंबल को, केमिकल बॉन्ड। ध्यान दीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। और इस सिंगल बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है इस बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप ये ध्यान रखना ये एक बॉन्ड है, और चूंकि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी अन्य एटम की, हम ले लेते हैं सपोज ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो 26 होते हैं, 26, यानी एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6। अब हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिखते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 6, 1 2 3 4 5 6। सिमिलर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही ऑक्टेट फुल कर लगा, और ऑक्टेट जैसे फुल किया वो इसकी एक स्टेबल स्टेट होती है। इस तरह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्सीजन क्या हो गया, सेटिस्फाइड होगा।
फिर ये जो ऑक्सीजन है इसको भी सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये क्या कर रहा है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको इसने डोनेट किया उससे 2 इलेक्ट्रॉन और अपने साइड में ले लेगा, ताकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। दिस क्लियर बात। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की कितने की शेयरिंग हुई भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने की, इस ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रीड करते हैं डबल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। क्लियर बात। अब कोई हम अन्य उदाहरण लेकर चलते, सपोज हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का। किसका ले लेते हैं, नाइट्रोजन का। ये है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का। अब N2 मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 5 होता है, 2 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब हम एक नाइट्रोजन के ऐसे शो कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन के ऐसे शो कर दिए। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं इस वाले नाइट्रोजन एटम को। इस वाले नाइट्रोजन एटम को नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 5 तो इसके पास ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने नेबरिंग एटम से ले लेगा, तो ये नाइट्रोजन एटम क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। अब हम बात करते हैं इस नाइट्रोजन एटम की। इस नाइट्रोजन एटम के पास ऑलरेडी कितने, 5 है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ जाए, ये भी अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये अपने नेबरिंग एटम से क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अचीव करेगा। क्लियर। और खुद क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इनको रिप्रेजेंट करते इस तरह से, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आप आपस में एक दूसरे से एटम से अपनी ऑक्टेट फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, और उनके नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनके बीच उतने ही बॉन्ड अटैच किए जाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल की जरूरत हो तो ट्रिपल। क्लियर बात। इस तरह से ये अपने केमिकल बॉन्डिंग में ये एटम्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं। क्लियर। ये था हमारा ऑक्टेट कंसेप्ट। अब ऑक्टेट रूल में एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे हम कहीं वाटर का बात कर लेते हैं, कहीं अमोनिया का, 2-3 और बात करते हैं इसी में ही। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर का, H2O। क्लियर है। तो इसमें कितने एटम है टोटल, इसमें 3 एटम है। एक तो ऑक्सीजन हमारा और 2 इसमें हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, 1 1। हाइड्रोजन क्या होता है, इसके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन और लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। चूंकि हीलियम ऑलरेडी नोबल गैस है, तो ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब हम इस दूसरे वाले हाइड्रोजन की बात करें, ये दूसरे वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर बात। यानी इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके बीच भी सिंगल। अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कितने चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए, ऑक्सीजन कितने चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से वापस ले लेगा, एक हाइड्रोजन से इससे ले लेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर बात। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखाएंगे, यानी ऐसे हाइड्रोजन के बीच सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और दूसरे हाइड्रोजन के बीच भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 6। उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बॉन्ड में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आ रही बात। तो अब हम इसको थोड़ा सा हम एडवांस में बात करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको बोलते हैं हम लोन पेयर। लोन पेयर क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया उनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। इनको हम डिटेल में बात करेंगे VSPER थ्योरी में भी, लेकिन आपको इनका बेसिक आइडिया यहीं से हो जाना चाहिए कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं लोन पेयर।
अब यहाँ पर अगर लोन पेयर की बात करें, कितने लोन पेयर है? 2, टोटल कितने? 4 4 और पेयर की फॉर्म में कितने? 2। यहाँ पर कितने एक कोवलेंट बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? 2 की। यहाँ पर भी 2 की, तो इसके पास 2 ही बॉन्ड पेयर हुए और 2 ही लोन पेयर हुए। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह से ये हमारा किसका? वाटर का एग्जाम्पल। अब इसके अलावा हम अन्य एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं कंसिडर, जैसे CO2 की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो भाई कार्बन जो होगा ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के 4, तो 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 6, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मात्र। 6 तो इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कितने हो जाएगा? ऑक्टेट फुल कर लेगा अपना, सेटिस्फाइड हो जाएगा दिस वन। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब बात करें इस कार्बन को, इस कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 4 तो इसके पास ऑलरेडी, यदि 2 इससे ले लेगा ये और 2 इसके बगल वाले से ले लेगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑलरेडी थे, 4 ले लिए, तो 4 होने के बाद क्या? ऑक्टेट होगा। तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, देखो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हम शो अब करते हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब इसके अलावा हम और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जिसके आधार पर हम इसको आसानी समझ सकते हैं। सपोज जैसे मैं मीथेन का ले लेता हूँ, CH4 का। तो हाइड्रोजन को हम साइड में लिखते हैं, कार्बन को हम सेंटर में लिखते हैं, इस तरह से। अब हमको पता हाइड्रोजन सेटिस्फाइड के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, सिंगल लगा दिया, सिंगल बॉन्ड, इसको भी सिंगल की, इसको भी सिंगल की, इसको भी सिंगल की। अब चेक करते हैं कार्बन कितने चाहिए थे सेटिस्फाइड के लिए? 4 तो उसके पास रहते और 4 बॉन्ड हमने रिप्रेजेंट करते 1 2 3 4, तो यानी ये स्टेबल हो गया। तो इस तरह से हम ऑक्टेट रूल के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं, उसमें बॉन्डिंग के बारे में बता सकते हैं कि उसमें कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर या डबल बॉन्ड है। इस चीज़ को हम डिटेल से आसानी से इस आधार पर समझ सकते हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, जो ऑक्टेट रूल है इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ऑक्टेट जो रूल है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ पर हो जाता है? जहाँ पर जैसे अमोनिया तो अमोनिया के केस में क्या, अमोनिया अणु में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, और जो कि क्या है? वो बॉन्डेड है, जो कि क्या? बॉन्डेड, जबकि होने चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अमोनिया में एक एक्सेप्शन है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वाटर के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन पाए? वाटर के अणु में क्या? 4 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 ही, और 4 ही क्या है? बॉन्डेड है। 4 ही क्या है? बॉन्डेड है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। जबकि कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ध्यान से देखें ना, 4 है ना बॉन्ड पे, तो 4 जबकि होने चाहिए कितने? 8। तो ये ऑक्टेट रूल में क्या है? एक्सेप्शन। अमोनिया के केस में, वाटर के केस में और PCl5 के केस में, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पर ये ऑक्टेट रूल भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। वहाँ पर ऑक्टेट रूल के में कुछ एक्सेप्शंस के बिहाफ पर वहाँ हम उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। तो इस तरह से हम किसी कंपाउंड की जो बेसिक कंसेप्ट है बॉन्डिंग से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस के हम रीजन भी दे सकते हैं। क्लियर बात? यदि कोई बात आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके कमेंट को पढ़ने के बाद उस प्रॉब्लम का समाधान दे सके। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार, तो केमिकल बॉन्ड को आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3। सिंगल आयनिक बॉन्ड, नंबर 1, इसको बोलते हैं आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड
कब बनते ये ध्यान रखना। आयनिक बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, केवल ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं NaCl के केस, किसी केस में बात कर ले हमने NaCl। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। अब हम बात करें सपोज सोडियम तो Na, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो 281। और हम बात करें क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो 287 होते हैं। ध्यान समझ लेना बात को यहाँ पर, क्लियर बात। अच्छा, अब सोडियम के वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या चाहता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा ना, तो उस केस में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन के पास हो जाएगा, ये अपनी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। जैसे इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगी, और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब डोनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, इसने डोनेट कर दिया, और जब एक्सेप्ट किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस। यानी ये इनके बीच बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत होती है क्योंकि इसमें विपरीत आयन है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाई रहता है, इसलिए इस बॉन्डिंग को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और इसका दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, टर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, क्लियर बात। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ MgCl2। अब हम यहाँ पर Mg को ऐसे लिखते हैं, MgCl एक यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ लिख दिया, तो Cl के वैलेंस शेल में कितने हो रहा है 287, और मैग्नीशियम के क्या हो 282, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, क्लियर। अब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होना एक सेटिस्फाइड व्यवस्था तो है नहीं, ये सेटिस्फाइड केवल हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, बाकी सबके केस में सेटिस्फाइड व्यवस्था तो बनी। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा, और जैसे डोनेट कर देगा यहाँ पर रह जाएगा वैलेंस शेल ये वाला 8 वाला, और 8 वाला सेटिस्फाइड होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं हम क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 7 एक अनस्टेबल स्टेट होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता होती है, तो क्लोरीन इससे मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन शेष है इस दूसरे क्लोरीन को दे देगा, क्लियर बात। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए भाई 2, और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, सिंगल इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन 2। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, Mg + चार्ज 2 एंड क्लोराइड माइनस। इस तरह से आयनिक बॉन्ड जनरेट करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड को थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, क्लियर बात। अब डिटेल में बात करने के लिए कुछ कंडीशंस है, अब उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है, कब ये जनरेट होता है। कंडीशन, आयनिक बॉन्ड की कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड कब जनरेट होता है। नंबर फर्स्ट, इसकी कुछ अनिवार्य कंडीशन है वो ध्यान रखना, क्लियर बात। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब एटम्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम रहता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव का मान कम होता है, जब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, कम होगा, तो वहां पर जनरेट कौन सी बॉन्डिंग होगी, वहां पर आयनिक बॉन्ड जनरेट होगा,
ये महत्वपूर्ण बात है। एक आयनाइजेशन पोटेंशियल यदि कम होगा तो आयनिक बॉन्ड जनरेट होगी। अगर हम बात करें NaCl में तो ये इस तरह से शो करते हैं। सोडियम और क्लोरीन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है इनके बीच का, तो इसलिए कौन सी बॉन्ड जनरेट करते हैं, आयनिक बॉन्ड जनरेट करते हैं। एक कंडीशन ये रखना, क्लियर बात। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, अर्थात वो कैटायन, और कैटायनों का जो आयनन विभव का मान होता है वो कम होता है। जितने भी कैटायन्स होते हैं उनका आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, उनकी कम होती है, ध्यान रखना। तो जहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। ये कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशन में इन पर बेस्ड प्रॉब्लम बनती है। क्लियर बात। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, हाई होता है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड जनरेट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई कब होती है, जब उसमें कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच रहता है। अभी हम जैसे बात करते हैं NaCl की बात करते हैं, तो जो क्लोरीन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यानी हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, ध्यान रखना, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होगा तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बात आप ध्यान रखना, विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन NaCl में हम बात करें तो क्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, हाई होती है। इसलिए सोडियम के साथ, और सोडियम की देखो यहाँ पर दोनों की बात लिख देते हैं NaCl में, तो Na की क्या होती है, ये होता है हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है Na का, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसका क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे ये दोनों कंडीशन होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो होगी कम, इसकी तो होगी लो, और इसकी क्या होगी, यहाँ लिख दे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों ध्यान रखना। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी तो आयनिक बॉन्ड जनरेट होगा, अन्यथा नहीं। अब थर्ड कंडीशन, ये भी एक महत्वपूर्ण कंडीशन, इसमें भी ध्यान रखना, जब लैटिस एनर्जी का मान क्या होता है, कम होता है। लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होती है। जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो लैटिस एनर्जी की यदि वैल्यू कम है तो वहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, आयनिक बॉन्ड जनरेट होता है। ये भी ध्यान रखना। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना, जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच कंबाइन करता है तो वहाँ पर भी कौन सी बॉन्डिंग बनती है, आयनिक बॉन्डिंग बनती है। ध्यान रखना इस बात को। व्हेन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कंबाइंस टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दे कंबाइन टू अ आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। ये भी एक कंडीशन है जहाँ पर ये बनते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या इससे अधिक होता है। ध्यान है, जैसे NaCl ये पॉजिटिव एटम होता है, ये नेगेटिव एटम होता है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो 1.7 या इससे अधिक होता है। 1.7 या इससे अधिक होता है तो वहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, आयनिक बॉन्डिंग बनती है। तो ये कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन में आयनिक बॉन्ड जनरेट होता है। अब एक का कंडीशन को रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से रखना। पहले कंडीशन है विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला एटम कहीं अन्य एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वो आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, एक बात। दूसरी बात, विद
हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम किसी अन्य एटम के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। तीसरी कंडीशन, लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होती है वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब एक बात और बताइए हमने, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच भी आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसी के साथ एक कंडीशन और ऐड कर लीजिए, जब उनके बीच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या इससे अधिक होता है तो वहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग बनती है, वहाँ पर बनती है आयनिक बॉन्डिंग। तो ये कुछ कंडीशन है, इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण बात और, आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। आयनिक बॉन्ड को तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, जब किसी एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम 1.7 या उससे अधिक होता है वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर बात। अच्छा, एक टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। विद्युत संयोजकता भी बोलते हैं इसको, विद्युत संयोजकता। जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो उनकी संख्या को बोलते हैं विद्युत संयोजकता। जैसे NaCl की केस में हम बात करते हैं तो NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1-1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर बात। इलेक्ट्रोवैलेंसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन जितने डोनेट किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं उनकी संख्या को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, अतः इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1-1 होती है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। यदि आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।